दोस्तों ये वीडियो रहेगी बिहार यूपी में अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो कितना मटेरियल लग जाता है, क्या रेट इस समय उधर चल रहा है। इस वीडियो के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग आपके घर की कंस्ट्रक्शन में खर्चा कितना आएगा जीरो से कंप्लीट तक। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेवकूफ़ बन सकते हो। कुछ ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं उस एरिया में जो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है जब उनको काम देना है। पहले रेट देख लेते हैं, मटेरियल की क्वांटिटी सब कुछ देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो बताने वाला हूं कि बेवकूफ़ ना बनो आप। जो घर की कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं, मैं कॉलम होंगे, बीम होगी, स्लैब होंगी, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होने वाली हैं। 9 इंच की दीवार हम हर जगह देंगे। फुटिंग की डेप्थ भी हम 6 से 8 फुट रखने वाले हैं और हर चीज़ अच्छी क्वालिटी के साथ यूज़ करने वाले हैं। लेकिन इसमें आएगा क्या नहीं, बोरवेल वगैरह नहीं इसमें होगा। ज़मीन आपकी पहले से होनी चाहिए, ज़मीन का खर्चा नहीं इसमें मैं जोड़ूंगा। बाउंड्री वाल हो गया, फर्नीचर हो गया, ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन बाकी सब चीज़ें, तो पहले मैं मटेरियल का रेट आपको बता देता हूँ, फिर लेबर का रेट आपको बता दूंगा। तो जो सबसे पहला मटेरियल है वो है हमारा सीमेंट, जो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर फीट के घर की, तो अप्रॉक्स 450 बैग सीमेंट हमें घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है। किसमें? 1000 स्क्वायर फीट में। और इस समय मार्केट प्राइस जो सीमेंट बैग का है, एक अच्छा अगर ACC की मैं बात करूँ, 420 रुपये में आपको मिलेगा। और 420 और 450 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 1,79,000 रुपये हमारा सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सैंड, रेत। तो 2000 CFT हमारी रेत लग जाती है। और इस समय मार्केट प्राइस एक अच्छी रेत का क्या है, 55 रुपये। तो 1,10,000 रुपया हमारा किस पे, रेत पे लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट घर की कंस्ट्रक्शन में। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है कपची या एग्रीगेट भी जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम वैल्यू पकड़ें, 1350 CFT हमें 1000 स्क्वायर फीट की घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है। और इसका भी 50 से 55 रुपये रेट चल रहा है। तो 74,000 रुपया लगभग हमारा इसमें खर्चा चले जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में अगर यूज़ करोगे तो आपके घर को शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, वो है हमारा स्टील। तो इस घर की कंस्ट्रक्शन में 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में स्टील लगभग हमें 4 मीट्रिक टन हमें स्टील लग जाता है। और इस समय जो अच्छा स्टील अगर हम बोलें, टाटा का बोलें या सेल का बोलें, तो 80 से 85 रुपये रेट इस समय चल रहा है। तो 4 टन और 82 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,28,000 रुपये हमारा स्टील पे खर्चा हो जाएगा। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईंट। ईंट के बिना तो हमारा घर बन नहीं सकता है। दिन ब दिन ईंट महंगी होती जा रही है। और अगर हमारे घर में ईंट कितनी लगेगी डिपेंड होता है कि किस हिसाब का हमें प्लान बनाया हुआ है। अगर हम लमसम पकड़ें, अप्रॉक्स हमारी 22,000 ईंट 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाती है। और इस समय ईंट का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पुराने से। पहले 6 से 7 रुपये में ईंट मिल जाती थी, लाल ईंट आपको, लेकिन इस समय ईंट आपको 9 से 10 रुपये में मार्केट में मिलेगी। और 22,000 ईंट अगर हमारी लग रही है तो 22,000 इंटू 9 करेंगे तो हमें कुछ 1,98,000 रुपया हमारा किसमें, ईंट में लग जाएगा। ये सिर्फ मटेरियल का रेट मैं बोल रहा हूँ, इसमें लेबर अभी तक जोड़ी नहीं गई, ये मटेरियल का रेट हमारा चल रहा है। अगली आइटम जो है वो आ गई हमारी फिनिशिंग के रिलेटेड, जो हमारा प्लम्बिंग का काम है। जो प्लम्बिंग में हमें जो पाइप हो गई, सैनिटरी फिटिंग हो गई हमारी बाथरूम की, जहाँ शॉवर्स हो गए, टैप्स हो गए, इन सब का जो खर्चा हमारा आ जाता है मटेरियल का सिर्फ, वो हमारा कुछ आ जाता है 75,000 रुपया। 75 से 80,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग की आइटम पे खर्चा आ जाता है। अगली चॉइस भी आपकी है कि आपको फ्लोरिंग करवानी है और फ्लोरिंग में आप कर रहे हो टाइल यूज़। टाइल की भी काफ़ी चीज़ें, वैरायटी है, हर वैरायटी का अलग अलग रेट है। हम बात करें, आपको 30 से 40 रुपये में पर स्क्वायर फीट में भी टाइल मिल जाएगी, 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी मिल जाएगी। तो जो हम पकड़ते हैं लमसम एक 1000 स्क्वायर फीट के घर में सिर्फ टाइल का खर्चा, मटेरियल टाइल लाने का, उसमें लेबर अभी नहीं जोड़ी है, तो वो आपको खर्चा कुछ पड़ जाता है 60 से 65,000 रुपया हमारा टाइल लाने का खर्चा पड़ जाता है मार्केट से। अगली आइटम जो है वो है इलेक्ट्रिक की, बिजली की तारें हो गई, जहाँ स्लैब में कंडक्ट पाइप डालने की हो गई, स्विचेस हो गए, फिर हम बात करें फ़ैन वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हम अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो हमें खर्चा कुछ पड़ जाएगा 65 से 70,000 रुपया खर्चा हमें बिजली का सामान लाने में खर्चा पड़ जाता है। फिर अगला खर्चा जो बहुत मोटा खर्चा हो जाता है वो होता है विंडो और डोर लगाने का। खिड़कियां दरवाजे अगर लगाओगे आप, लकड़ी लेके लकड़ी के लगवाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप खिड़कियां एल्युमिनियम की लगवाएं, डोर भले आप बोर्ड के बने बनाए जो डोर आते हैं वो लगवा दोगे तो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि आप जो खिड़कियां हैं वो एल्युमिनियम की लगा रहे हो
और दरवाजे बोर्ड के लगवा रहे हो एक अच्छी क्वालिटी के, तो आपका जो मटेरियल का खर्चा पड़ेगा वो अप्रॉक्स 95,000 से 1,00,000 रुपया आपका इस पे दोनों पे खर्चा आ जाता है। जब ये सब काम ख़त्म हो जाता है फिर आता है हमारा पेंटिंग का काम। तो अगर आपको घर में पेंटिंग करवानी है, इस समय पेंटिंग का जो मटेरियल अगर आप लेने जाओगे इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप तो आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल अगर आप डिस्टेंपर करवाते हो तो आपका जो मटेरियल आएगा वो आएगा 30 से 40,000 रुपये में 1000 स्क्वायर फीट के अंदर के लिए, बाहर के लिए नहीं, अंदर का पेंटिंग का खर्चा ये मैंने इसमें जोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। जैसे मैंने बताया 70% हमारा मटेरियल पे खर्चा लग चुका है, उसमें बचा हमारा बाकी क्या 30% किसमें हमारा खर्चा जाता है लेबर में। लेबर रेट अगर हम बात करें इस समय 220 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आप नीचे फुटिंग से काम करवाते हो लगाते हो और प्लास्टर तक वो आपको करके दे देगा, प्लास्टर तक करके दे देगा, तो उसमें हमारा आरसीसी कंप्लीट हो गया। तो कितना टोटल खर्चा हुआ 1000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो 220 रुपया हम रेट पकड़ते हैं तो हमारा 2,20,000 रुपया हमारा सीधा सीधा किसमें कंस्ट्रक्शन आरसीसी में चल गया। लेकिन फिनिशिंग का भी हमें ध्यान रखना है। टाइल जो हम टाइल लगवा रहे थे, जो टाइल में हमारी लेबर लगेगी वो अप्रॉक्स हमारी 30,000 रुपया टाइल लेबर ले जाएगा। टाइल लगाने का वो मटेरियल का खर्चा हमने लिया था, ये टाइल लगाने का ले जाएगा। फिर हमने प्लम्बिंग का जो हमारा लेबर खर्चा प्लम्बिंग में पड़ेगा वो हमें कुछ 20 से 25,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग का खर्चा उसमें लग जाएगा। डोर और विंडो हमने लकड़ी ली, सब कुछ बना दिया, लेकिन लेबर रेट जो जोड़ना है 25 से 30,000 रुपया हमारा लेबर रेट उसमें लग जाएगा। फिर हमारा इलेक्ट्रीशियन का मटेरियल ले लिया था, इलेक्ट्रीशियन जो हमसे लेबर रेट लेगा वो अप्रॉक्स 20,000 रुपया 1000 स्क्वायर फीट के घर के पीछे आपसे ले जाएगा। फिर पेंटिंग का अगर हम बात करें, मटेरियल आपका आया था 30 से 40,000 रुपये में, और जो पेंटिंग का लगाने का खर्चा है वो आपका आ जाएगा 15 से 20,000 रुपया हमारा पेंटिंग वाला लगाने का खर्चा ले जाएगा। और इसी में अगर हम लमसम पकड़ें लेबर का जो खर्चा हमारा रहने वाला है वो 4 से 4.5 लाख रुपया हमारा लेबर का खर्चा लग जाएगा। अभी हम सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमारा कुछ 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर हमें बनाना है 15 से 16 लाख रुपया हमारा लग जाएगा उसमें, जिसमें से 12.5 लाख रुपया हमारा किस में गया मटेरियल के खर्चे में, और अप्रॉक्स 4 से 4.5 लाख रुपया हमारा लेबर पे खर्चा गया। तो इस समय अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है 15 से 16 लाख रुपया आपका सीधा सीधा खर्चा यहाँ लग रहा है, और 1-2 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, बाकी खर्चे भी घर बनाने के टाइम होते हैं। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे लगे होते हैं। आपको वो बेवकूफ़ और मूर्ख बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको काम करना है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, मैं मस्ट कहूँगा लिख के ले लो कि आपको फर्स्ट एस्टीमेट और आर्किटेक्ट करना है। मतलब आर्किटेक्ट करना ही करना है, सिविल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्किटेक्ट जो घर का आपको नक्शा बना के देगा, पूरा प्लान बना के देगा कि आपका घर ऐसे दिखेगा, उसका लगभग अप्रॉक्स खर्चा इतना रहने वाला है, और उसका आपके कमरे ये रहेगा। सरिया आपकी स्ट्रक्चरल डिटेल आर्किटेक्ट ही आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर करके दे देगा, और सरिया बीम में क्या रहेगा, फुटिंग में क्या रहेगा, कॉलम में क्या रहेगा। अभी बात आती है जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, हम फुटिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फुटिंग क्या है, घर का मेन पार्ट है, पाँव अच्छे नहीं कुछ अच्छा नहीं, तो डेप्थ वो क्या करते हैं 3 से, जैसे आर्किटेक्ट ने कहा है कि आपकी अगर 1 स्टोरी है तो 4 बाई 4 की फुटिंग आपको देनी है, लेकिन वो कहेंगे कि 4 बाई 4 की क्या करने हैं, हार्ड डाटा है, स्टाटा है, नीचे पत्थर हैं, तो आप 3 फुट दो, कुछ नहीं होगा, हमने इतने घर बनाए कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। जो आर्किटेक्ट ने, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने आपको कहा है कि इतनी डेप्थ होनी चाहिए और इतना सरिया आपका होना चाहिए, उतना ही डालो। अगर ऐसे हम पकड़ें, आपको 1 स्टोरी के लिए मिनिमम कम से कम 4 बाई 4 की फुटिंग होनी चाहिए। 2 स्टोरी है 5 बाई 4 की फुटिंग होनी चाहिए, मतलब 5 फुट की डेप्थ होनी चाहिए, और 3 स्टोरी है तो 6 फुट डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर को देख के चलना है। आज आप 1 स्टोरी का प्लान कर रहे हो, कोई 10-20 साल बाद आपका बच्चा अगर दूसरी स्टोरी का प्लान कर दोगे तो फुटिंग चेंज हो पाएगी? नहीं चेंज होगी। तो आपको 10-20 साल, क्योंकि आप घर की कंस्ट्रक्शन एक करवा रहे हो एक बार, तो 50-60 साल तो उसको चलना ही है ना घर को, तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा कि अगर बाई चांस 30-40 बाद घर की कंस्ट्रक्शन आगे करवानी पड़ी तो कोई दिक्कत आ सकती है। तो आज ही आपको प्लान उस हिसाब से करना है कि 30-40 साल बाद भी आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सको। देखो, अगर होता क्या है, फुटिंग कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा बचाता है, फुल मटेरियल आपने उसको काम दे दिया, तो पैसे बचाने के चक्कर में वो क्या करता है, खुदाई कम करवाएगा, लेबर कम लगेगी, टाइम कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, तो वो कहेगा। लेकिन आपको आर्किटेक्ट के हिसाब से चलना है, और आर्किटेक्ट ऐसे नहीं मतलब
नए नए बने हुए हैं, जो सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट बन गए हैं, तो थोड़ा सोच समझ के अपना आर्किटेक्ट चूज़ करना, कि जिसको नॉलेज हो, जिसको पुराना एक्सपीरियंस हो और आपको आइडिया हो, उसके स्ट्रक्चर आपने देखे हो कि 20 साल से बने हुए, 30 साल से बने हुए, कुछ आया नहीं है। क्योंकि अगर फुटिंग अच्छे से नहीं दोगे तो क्रैक्स आ जाते हैं घर में। स्टार्ट वहीं से होता है। पहले जब एक दो साल हो जाएगा घर बना के वो चला गया, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे सेटलमेंट होने पड़ती है, आपकी फुटिंग नीचे बैठती है, क्रैक्स दिखते हैं और अर्थ के, तो वहीं बात ख़त्म हो जाती है। तो फुटिंग प्रॉपर देनी ही देनी है, पूरा ध्यान करके देना है। उसी में क्या होता है, जब हम फुटिंग का सरिया दे रहे होते हैं तो उसमें भी ध्यान देना है, जितना मेंशन किया है। तो अगर एक स्टोरी है, 1 2 3 स्टोरी आपके, तो फुटिंग में 12 mm का मेन बार और 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार करो, ठीक है, फुटिंग में। और जो कॉलम का या बीम का सरिया, देखो वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर हमारा, कॉलम उस जिस से करता है कि जो उसके पास फर्मा पड़ा होता है, जो उसके पास शटरिंग पड़ी होती है ना, बोलता है कि आर्किटेक्ट ने इतना बड़ा दर दे दिया, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, जो आर्किटेक्ट ने कहा है, अगर एक स्टोरी है, देखो 9 इंच बाई 9 इंच से छोटा कॉलम आपको नहीं देना, और अगर 2-3 स्टोरी है तो 12 बाई 12 का आपको कॉलम देना ही देना है, और 15 से 17 फुट से ज़्यादा दूर कॉलम नहीं देना, क्योंकि आगे आगे इन्वायरमेंट होता जा रहा है हार्श। तो वो अपना फ़ायदा देखने के लिए ये कहेगा, बोलेगा कि हमने काफ़ी घर बनाए हैं, आज तक इतना हैवी सरिया नहीं दिया। उस आर्किटेक्ट को कुछ नहीं आता है, सिविल इंजीनियर को कुछ नहीं आता है, उसको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता होगा। उसको पता है कि देखो, पुराने बाकियों के घर मत देखो इस समय, अगर आर्किटेक्ट ने कहा है यहाँ पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि बाकी घर कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए और उनको आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से स्ट्रेसिस रहते हैं, किस हिसाब से फोर्सेस पड़ती हैं, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, शेयर फोर्स क्या है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। कैसे आप अपने घर को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हो, वो सिर्फ आर्किटेक्ट को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता है। तो वो पूरा सिस्मिक लोड देख के, पूरा विंड लोड देख के, हर चीज़ देख के डालते हैं। तो आपको वही कराना है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर, मटीरियल, टाइम बचाने के लिए ये आपसे बोल सकता है। और फिर हम वही बोलेगा कि अगर सही से कॉलम और बीम आपने नहीं दिए होंगे, मेन देखो कॉलम का काम है आपके जो लोड है स्लैब का, वो नीचे तक फुटिंग तक पहुंचाना। फुटिंग हमने अच्छे से कर दी, कॉलम अच्छे से कर दिया, तो आपका घर थोड़ा बहुत सेफ हो गया। और बीम का साइज़ भी छोटा कर देते हैं कि इतना बड़ा बीम क्या करना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना है कि अर्थक्वेक आएगा और दिक्कत बन जाएगी। फिर बात बनती है जब हमारी ब्रिक वर्क होता है, तो ब्रिक वर्क में आप कोई भी यूज़ करो, AAC ब्लॉक बोलते हैं तो AAC ब्लॉक यूज़ कर दो, लाल ईंट बोलते हैं लाल ईंट यूज़ कर दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। लेकिन कंक्रीट बैंड और लिंटल मस्ट देना है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, जैसे हमारी जो खिड़कियाँ होती हैं उनका सिल लेवल होता है, ठीक है, सिल लेवल पे आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है, जिसमें आपको M25 कंक्रीट यूज़ करना है। ग्रेड कौन सा रहेगा, M25। और सरिया आप 8 mm का 2 सरिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों कॉलम के बीच थोड़ा थोड़ा घुसा देना, और प्रॉपर से 100 mm का 4 इंच का कंक्रीट बैंड भी प्रोवाइड किया होगा। तो आपके जो घर में क्रैक्स आते हैं ना नीचे फुटिंग से ऊपर, ठीक है, मतलब अगर बाई चांस प्लिंथ थोड़ा सेटलमेंट होती है तो क्रैक्स आते हैं, तो वो वहीं तक रहेगा, सिल लेवल तक, ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको वो कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है, क्रैक्स नहीं आएंगे। फिर आपको लिंटल देना है। लिंटल दोगे तो क्या होगा, एक तो पूरे घर को पकड़ के रखता है लिंटल, जो आपको कॉलम होंगे ना एक दूसरे से उनकी बॉन्ड बनी जाएगी। एक तो प्लिंथ बीम जो होगा, प्लिंथ बीम भी पकड़ के रखेगा कॉलम को हमारे, फिर हमारा कॉलम दूसरा कौन पकड़ के रखेगा, लिंटल। लिंटल आपके घर को पकड़ के भी रखता है और क्रैक्स नीचे से ऊपर भी नहीं जाती है, तो एक सेफ आपके घर को बना देता है कौन, लिंटल। तो ये अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ग्रेड आपको M25 से कम यूज़ नहीं करना है, और स्टील उसमें 12 mm के 4 सरिये डाल दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। और डेप्थ आप देख लो 230 बाय 1 फुट का या 300 mm का रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वो चीज़ें आर्किटेक्ट आपको बता देता है। जब हम क्या करते हैं, स्लैब की कास्टिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ भी आपको मतलब बेवकूफ़ बना देगा, आपको आइडिया नहीं लगेगा अगर पता नहीं होगा। तो वो जो थिकनेस होती है, स्लैब की डेप्थ होती है, वो 4 इंच रख देगा, 4 साढ़े 4 इंच रख देगा, और आपको आइडिया नहीं लगेगा। जब वो 4 साढ़े 4 इंच रख रहा है, उसका कंक्रीट बच रहा है, उसकी लेबर बच रही है, उसका टाइम बच रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो आपको 5 या 6 इंच की आपको स्लैब देनी है। उससे होगा क्या, देखो 4 इंच की स्लैब, देखो एक तो वो आप जब छत पे चलोगे तो वो वाइब्रेट करेगा, वो ख़राब चीज़ है, वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। लीकेज के चांसेस हो जाते हैं, जितनी डेप्थ कम होगी लीकेज होंगे, जितनी डेप्थ कम होगी क्रैक्स आएंगे। तो आपको 5 से 6 इंच स्लैब की डेप्थ रखनी है, ये उसको पहले ही बता देना। और जब स्लैब का सरिया बांध रहे हो ना, उसमें भी चीज़ ध्यान रखना कि जो मेन बार रहेगा, पहले तो एक चीज़ समझ लो, आपको जो टी बीम देने, टी बीम दो यार घर में। अभी मेरे ख्याल
में स्लैब बीम उतने सेफ़ नहीं रहते। स्लैब बीम थोड़े बहुत बीच में ठीक रहती है, लेकिन टी बीम दो, जो लटक बीम भी जिनको बोला जाता है, नीचे जो बीम आपके छत के नीचे दिखते हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग आज लोग सब करवा रहे हैं, तो फॉल सीलिंग में वो छुप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीम अच्छे से नहीं दोगे तो दिक्कत रह सकती है बाद में। टी बीम दो, और आपको जो मेन बार देना है, अगर टी बीम पूरी स्लैब में दे रहे हो तो मेन बार 10 mm का रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm का रहना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बाय चांस आप टी बीम नहीं दे रहे हो, लटक बीम नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, मेन बार 12 का डालना है पूरी स्लैब में, और डिस्ट्रीब्यूशन 10 का डालना है, और उसके बाद 16 mm का आपको क्या करना है, जो स्लैब बीम दोगे 16 mm का सरिया उसका होना चाहिए, और 15 से 16 फुट से दूर उसका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बीम पड़ना ही चाहिए उसके बाद। और ये चीज़ मैं बता दूं, ये हो गया कि मटेरियल के साथ काम करवा रहे हो। जब मटेरियल के साथ नहीं काम करवाते हो, सरिया वो एक्स्ट्रा दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा सरिया दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, डेड लोड ही बढ़ा रहा है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको प्रॉपर, मैं बोलता हूँ, देखो यार एक चीज़ सिंपल समझना, 20 से 30 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, आजकल नॉर्मल घर 20 से 30 लाख रुपए में बनता है, तो उसमें 20,000 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20,000 रुपया देने में कुछ हर्ज नहीं है। अगर 15 से 20,000 देते हो, उसमें 2 से 3 लाख रुपया बचता है। कैसे बचता है? जो आर्किटेक्ट होता है वो आपकी हर चीज़ को प्रॉपर से डिज़ाइन करता है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो प्रॉपर से सरिया जितना चाहिए उतना ही डलना है। अगर आप डिज़ाइन नहीं करवाते हो, रूम आधा आगे पीछे हो जाते हैं, जगह ऐसे बेस्ट जाती है, सरिया कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा डाल रहा है, कहीं कम डाल रहा है, तो ये चीज़ है आर्किटेक्ट को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता है कि कहाँ क्या डालना है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, जो भी हाइट होती है, मतलब प्लिंथ बीम है ना, जो आपका प्लिंथ बीम की हाइट प्रॉपर रखो, रोड से पहले ही 4 से 5 फीट ऊपर रखो, क्योंकि फ्यूचर में आप अभी रोड ऊंचे होंगे, धीरे धीरे ऊंचे, मतलब 10, 20, 30, मतलब 60, 70 साल के लिए तो घर बना रहे हो ना, तब तक आपके लेवल तक वो पहुंच जाएगा, और पानी जाने का अंदर रिस्क रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अपना जो ब्रिक है वो उठानी पड़ता है, मतलब घर को उठा रहे हैं आजकल जो लोग, तो वो खर्चा पड़ता ही पड़ता है। तो आपको प्लिंथ का हाइट 4 फुट रखना ही रखना है, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ देना, जो प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, बोलते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो वो बोलते हैं ठीक है नहीं पता तो हमें क्या। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन आपको देनी है। जो आपका घर है उसके चारों तरफ आपको मतलब 2-2 फुट तो कंक्रीट की 100 mm की लेयर डाली, मतलब थोड़ा खोद लो उसको, और चारों तरफ आप डाल दो कि आपका जो पानी है वो बाहर से निकल जाए आगे पीछे। नहीं तो चारों तरफ अपनी क्या बना लो, नाली बना लो, ड्रेनेज का सिस्टम बना लो, कि आपका जो पानी है वो आपके घर से दूर जाए, ना कि आपकी फुटिंग में घुसे, ना कि आपके प्लिंथ में घुसे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उसके बाद आपके घर में क्रैक्स आएंगे और गिरने के चांसेस बन जाएंगे। जब भी स्टेयरकेस बनवाओ अपनी, स्टेयरकेस में एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्या करते हैं कुछ लोग, पहले बेस स्लैब बना देते हैं, मतलब बेस स्लैब बना देंगे 4 इंच की, और उसके ऊपर ईंट का ब्रिक वर्क कर देते हैं, तो वो डेड लोड बनाता है बेस स्लैब पे, और आपकी सीढ़ी थोड़ी झुक जाती है और गिरने के चांसेस भी होते हैं। आपको जब भी सीढ़ी बनानी है, भले चेन स्टेयर बना रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सरिया भी वैसे दोगे, कंक्रीट की बनती है। लेकिन अगर सिंपल बना रहे हो बेस स्लैब देके, तो आपको कभी भी ईंट के स्टेप्स नहीं बनाने, आपको कंक्रीट के ही स्टेप बनाने हैं, वो भी बेस स्लैब के साथ साथ। तो उससे आपकी सीढ़ी जो होती है स्ट्रॉन्ग, मजबूत बन जाती है। ये चीज़ भी ध्यान देना। और जो सरिया आप दोगे, सरिया नीचे फुटिंग में भी जाना चाहिए सीढ़ी का, और ऊपर स्लैब में भी जाना चाहिए सीढ़ी का, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग सीढ़ी बनेगी। फिर बात आती है जो सेप्टिक टैंक होता है, वो आपको लोगों के हिसाब से बनाना है, ना कि उसने कहा 1000 स्क्वायर फीट का घर है इसके लिए इतना सा बनेगा। जितने लोग आपके घर में, उसका भी प्रॉपर डिज़ाइन होता है, वो भी आपको आर्किटेक्ट करके दे देगा। नहीं तो गूगल में हर चीज़ है, यूट्यूब में हर चीज़ है, तो वहाँ से भी सर्च करके कर लो कि अगर 5 लोग हैं हम घर में, तो हमें कितना साइज़ का सेप्टिक टैंक चाहिए, वो भी बना देंगे। कमेंट करना नहीं होगा जो चीज़ आपको नहीं पता चलती है। ऐसे तो कंसल्टेशन का मैंने लाया था कि आपके एक कॉल का 200 रुपये लूँगा, या वीडियो कॉल का 500 रुपये लूँगा। तो अगर वो पॉसिबल है, दे सकते हो तो करो, अच्छे से पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करो, कमेंट में हर चीज़ क्लियर की जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, लोग भी कर देंगे क्लियर। तो क्लियर करने का आजकल बहुत चीज़ें हो गई हैं, तो बस आपको थोड़े एफर्ट्स लेने हैं, हर चीज़ को जानना है। गूगल, यूट्यूब में हूँ, तो वो चीज़ आपको करनी है। तो सेप्टिक टैंक आपको आरसीसी का बनाओ, ब्रिक वर्क का बनाओ, प्रॉपर साइज से बनाओ तो सही रहेगा। फिर जो फ्रेम रहते हैं, डोर के फ्रेम हो गए, विंडो के फ्रेम हो गए, चौखट्स हो गई जो, तो वो MS का यूज़ करो।
या जापानी चौखट आजकल चल रही है वो भी सही है, अपोलो स्टील आता है उसका भी सही है। अगर वुडन का यूज़ कर रहे हो, वुड बोलते हो, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी वुड उठा के लगा देगा, थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, फट जाएगी। तो आपको अच्छी वुड देख लेना है, पहले उसे कुला देना है कि साल की लगा या कोई दूसरी कंपनी की लगा तो अच्छी रहेगी। साल की वुड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वो रहने वाली है। और मैं मस्ट कहूँगा, जब भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, एग्रीमेंट मस्ट करवाओ। और जब एग्रीमेंट करवा रहे हो, एग्रीमेंट में हर चीज़ लिखो, जो जो अपने घर की करवाने वाले हो हर चीज़ लिखनी है, हर उसमें आइटम डालनी है, हर चीज़ उसमें मेंशन करना है, ये पैसे इस हिसाब से पेमेंट होगी, ये इस हिसाब से होगा, सब चीज़ें उसमें करके रखनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना है, कम्युनिकेशन रखनी है। जो आपका आर्किटेक्ट होगा उससे भी आपकी बात होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर भी। कभी भी मैं बोलता हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस है मेरा, जो आर्किटेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर सुजेस्ट करता है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसके बारे में पता कर लेना, पुराने प्रोजेक्ट देख लेना। पॉसिबल हो तो ये रखो आर्किटेक्ट अलग हो, कॉन्ट्रैक्टर अलग हो, तो जो कम्युनिकेशन रहेगी आप तीनों के बीच में एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट अपने में लगे हुए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आपको जब भी कोई चीज़ क्लियर करनी है, तीनों को प्रॉपरली बैठना है। कम्युनिकेशन अच्छे से रखोगे तो सही से काम होगा, पैसा बचेगा और अच्छा क्वालिटी से काम होगा। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, डिज़ाइन जो आपका है उस हिसाब से आपको रखना है, स्टार्टिंग से ही एंड तक डिज़ाइन को चेंज मत कर रहे हो बार बार। एक बार प्रॉपर से बैठ के देख लो कि क्या करना है, क्या उस हिसाब से। क्योंकि देखो, रूम आपको पूरे यूटिलाइज़ करने हैं, ये नहीं है कोई बड़ा रूम बना दिया 15 बाई 20 का या जो भी है, मतलब जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा रखो। अगर 15 बाई 20 का ही आपको एक रूम चाहिए तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइज़ होनी चाहिए स्पेस, कि वो आपको जितनी नीड है उस हिसाब से बनाओ। और बाकी अगर हम बात करें, जहाँ स्टोर चाहिए वहाँ स्टोर, मतलब प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। रूम के साथ बाथरूम आ रहा है तो ये आपका काम कौन कर सकता है, आर्किटेक्ट कर सकता है। कोई प्रमोट नहीं कर रहा आर्किटेक्ट को मैं, अगर आप खुद से ये प्रॉपर चीज़ें कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ, जो हम कॉस्ट कटिंग के पीछे रहते हैं कि जहाँ खर्चा बच जाए, यहाँ खर्चा बचाए। खर्चा बचाओ लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आज आपने सस्ती चीज़ लगा ली, 5 साल बाद वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ वो ख़राब हो जाएगी, तो फिर वही सेम ही हालत हो जाती है। तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी प्रॉपर रखनी है, तो आपका घर अच्छे से बनेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत हैं यार, बहुत बताने को होता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी निकल चुकी है, 15 मिनट हो गए, 15 से 16 मिनट, तो इतनी देखते नहीं हो आप लोग, छोड़ के भाग जाते हो, बोर हो जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो इस पर आए तो कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा। बाकी कोई भी डाउट चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, मतलब कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर चीज़ के, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा।